देखिए 18 जुलाई को होने वाला मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हर गुरुवार को आम लोगों से मिलते हैं सीएम विष्णुदेव साय, जनता की समस्याओं का फौरन किया जाता है समाधान और 11 जुलाई को भी स्थगित हुआ था मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम। अभी कारण अज्ञात है, लेकिन खबर यह है कि 18 जुलाई को यानी कि गुरुवार को होने वाला मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित हो गया है। हर गुरुवार को आम लोगों से मिलते हैं सीएम विष्णुदेव साय, जनता की समस्याओं का फौरन किया जाता है समाधान। अभी 4 हफ्ते पहले ही इसका शुभारंभ किया गया था सीएम जनदर्शन कार्यक्रम और 2 गुरुवार जनता से रूबरू हुए, लेकिन 11 जुलाई को भी जो रखा गया था जनदर्शन कार्यक्रम उसको भी किन्हीं कारणों की वजह से, व्यस्तता की वजह से स्थगित कर दिया गया। और अब खबर ये आ रही है कि 18 जुलाई यानी कि कल जो गुरुवार है उसमें भी स्थगित कर दिया जाएगा। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर से। नितेश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पिछले गुरुवार भी जनदर्शन कार्यक्रम नहीं हो पाया था और अब खबर यह है कि आने वाला गुरुवार यानी कि कल भी जनदर्शन कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। देखिए अंजलि, जनदर्शन 2 लगातार हुए थे और उसके बाद से 2 जनदर्शन लगातार स्थगित भी हुए। सीएम की कार्यकारी व्यस्तताओं का हवाला दिया गया और जनदर्शन के माध्यम से सीएम सीधे जनता से मुखातिब होते हैं और जब ये अपरिहार्य कारणों से स्थगित होगा तो ये बात भी कही गई थी कि नई तारीखों को जनदर्शन होगा। आज सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्रियों की बात कर ली जाए या वित्त मंत्री ओपी चौधरी की, सभी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में पांचजन्य का एक कार्यक्रम है, वहां पर शिरकत करेंगे। लेकिन अंदर खाने से जो खबर है कि कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा हो सकती है। संगठन के कई महत्वपूर्ण नेताओं से भी जो है सीएम मिल सकते हैं और जैसा कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया है, छत्तीसगढ़ ने भी लोकसभा में पर्याप्त सीटें दी थी, तो छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री तमाम जो दिल्ली के संगठन के नेता हैं, जो भी इसमें चीज़ें हैं उससे मंथन करेंगे उन तमाम लोगों से और इसके बाद कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। जनदर्शन अभी जो है अपरिहार्य कारणों से स्थगित होना बताया गया है, लेकिन जो विस्तार न्यूज़ की जानकारी है वो यही जानकारी है कि सीएम को कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करना है, संगठन स्तर के नेताओं से मुलाकात करनी है और पिछले जो है 3 सप्ताह में सीएम का ये दूसरा दिल्ली कार्यक्रम है। पिछली बार जब वो दिल्ली से आए थे तो दिल्ली दौरा तो अहम हो ही जाता है, लेकिन उसकी वजह से, मुख्यमंत्री की व्यस्तता की वजह से जनदर्शन कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कई मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बात। तो देखिए ये भी बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाने वाले हैं। वहां वो दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हाल ही में निवेश को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है, उस चीज को लेकर भी फंड जुटाने में लगी है मध्य प्रदेश सरकार। साथ ही साथ हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री का ये पहला दिल्ली दौरा है, तो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कई मुद्दों पर वरिष्ठ नेता से चर्चा भी कर सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से। सूरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर? देखिए अंजलि, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहेंगे और दिल्ली दौरे पर रहने के बाद जो है वो तमाम उन नेताओं से मिलेंगे जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से जो रामनिवास रावत हैं उन्हें मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन अभी उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है। तो जिन केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे ये भी चर्चा कर सकते हैं आला कमान से कि आखिरकार उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस से वो बीजेपी में आए थे, बीजेपी में आने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। ऐसे ही कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश प्रताप शाह भी हैं, जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी आने वाले समय मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी सीट चुनाव जीत कर आए हैं जहां से लगातार 3 बार वही लेकिन कांग्रेस से जीतते आए थे। अब वहां पर बीजेपी का परचम लहराया है। ऐसे में कमलेश प्रताप शाह को भी मंत्री बनाया जा सकता है और मंत्री बनाकर यह संदेश देने की कोशिश होगी कि बीजेपी किस तरह से दूसरे पार्टी के आए नेताओं का भी ध्यान रखती है, क्योंकि आने वाले समय में 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना है, खासतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को
लेकर भी चर्चा की जा सकती है, साथ ही साथ जो नई सीटें हैं उनको लेकर, जहां पर चुनाव होने वाला है उनको लेकर भी क्या चर्चा की जा सकती है। और क्योंकि देखिए प्रदेश की अभी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं फंड्स जुटाने में है, निवेश को लाने में है, तो क्या उसकी जानकारी भी वरिष्ठ नेताओं से साझा कर सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर होते हैं किसी भी प्रदेश के, और जब केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान से मिलते हैं, तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे चर्चा करते हैं, जो प्रदेश के ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे आपने जैसे बताया निवेश का मुद्दा हो, फंड का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं, या फिर पार्टी स्तर का मुद्दा हो, उस पर भी चर्चा होती है। मंत्रियों को जो है जिलों में प्रभार देना है, अभी तक कौन सा मंत्री को किस जिले का प्रभार मिलेगा वो भी नहीं मिला है, बीजेपी ये प्रभार भी देने वाली, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अंजलि, कई ऐसे मुद्दे हैं जब वो केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय आला कमान से मिलेंगे तो उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर है और वहां पर केंद्रीय आला कमान से मिलकर इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब देखना यह होगा कि अगर रामनिवास रावत को मंत्री पद बनाने के बाद विभाग देने की चर्चा होती है तो कौन सा विभाग मिलता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास अंजलि कई ऐसे विभाग हैं जो बड़े विभाग है, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। इसके साथ ही कमलेश प्रताप शाह की अगर बात करें तो उन्हें मंत्री अगर बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इसका निर्णय भी आने वाले समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, विभाग बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ प्रदेश से जुड़ी अन्य बातों पर भी चर्चा हो सकती है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की वरिष्ठ नेताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत दे चुका है, जमानत मिल चुकी है। वहीं अब सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुहर्रम की छुट्टी होने के बाद भी न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले में सुनवाई करेंगी। तो देखिए, आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई मामले को लेकर सुनवाई होनी है अरविंद केजरीवाल की। आपको बता दूं, इससे पहले ईडी का जो केस चल रहा है उन पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है, लेकिन फिर भी बेल मिलने के बाद भी जेल में है केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई का केस अभी पेंडिंग हो जाता है और उसी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य एक बच्चा झुलस गया। और इस घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक जताया है। उन्होंने मृतक बच्चों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। साथ ही अंत्येष्टि के लिए 15,000 की मदद की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायी है। दुर्घटना में घायल हुए एक अन्य बच्चे का आईसीयू में उपचार जारी है। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं घायल बच्चे से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दुख के इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। पीड़ित तीनों परिवारों को 15,000 रुपए की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप एवं 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, धार जिले में हुई इस दुर्घटना पर अब सीएम ने संज्ञान लिया है और आर्थिक राशि भी प्रदान करने के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। रायपुर के मोतीबाग के पास निगम की 51 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का वॉल्व फट गया है। वॉल्व फटने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। वॉल्व की मरम्मत के लिए करीब 30 लाख लीटर पानी बहाना पड़ेगा। ये एक अलग ही मुसीबत अब पैदा हो रही है। वॉल्व फटने की वजह से सिविल लाइन, कटोरा तालाब, देवेंद्र नगर, फाफाडीह से लगे कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित होगी। तस्वीरें देखिए आप। रायपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि मोतीबाग के पास निगम की जो 51 लाख लीटर वाली पानी की टंकी है उसका वॉल्व फट गया है और वॉल्व फटने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया, क्योंकि जल का बहाव ही इतना तेज था। और वॉल्व की मरम्मत के लिए अब 30 लाख लीटर पानी बहाना पड़ेगा जो उसमें स्टोर था, लेकिन क्योंकि वॉल्व की मरम्मत करनी है तो उसके लिए पहले 30 लाख लीटर
पानी खाली करना पड़ेगा। वॉल फटने की वजह से मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत देखी जाने वाली है। सिविल लाइन, कटोरा तालाब, देवेंद्र नगर, फाफा डी, ये वो इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। और देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हार की समीक्षा करने के बाद पार्टी में कब भी बदलाव हो सकते हैं और इसके लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज को केंद्रीय हाईकमान ने फ्री हैंड दे दिया है। संगठन में किस तरीके से होगा बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लगातार 2 चुनावों में खराब प्रदर्शन करने के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद भी कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक राजनांदगांव में पंजा नहीं जमा सके। ऐसे में एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी किया था और इस समिति ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई में लगातार 4 दिनों तक प्रदेश भर का दौरा भी किया। पिछले दिनों रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी शामिल हुए। संगठन में बदलाव की संभावनाओं पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि जिस जगह पर परिणाम अच्छा नहीं आया है उस जगह पर बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस पर अब हाईकमान को निर्णय लेना है। जहाँ जहाँ कार्य अच्छे हुए हैं, एक परिणाम अच्छा आया है, वहाँ पर के लिए क्या नीति बनाई जाएगी, और जहाँ पर परिणाम खराब आए हैं हो सकता है वहाँ पर कहीं परिवर्तन तो होते रहता है और हो सकता है इसको भी देखते हुए परिवर्तन किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है और कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को संगठन को दुरुस्त करने के लिहाज से फ्री हैंड दे दिया है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदला जाना है, जिनकी लोकसभा चुनावों के दौरान कम सक्रियता थी। साथ ही महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। उधर कांग्रेस कमेटी में होने वाले इन बदलावों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में जूतम पैजार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में न नियत है, न नेता है और न ही कोई काम। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार तो लगातार चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा के लिए बैठक हुई, वहां पर भी उसी तरह से उनके बीच आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला, एक दूसरे की पोल खोली गई। तो ये तो चलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है, न जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस की बची है। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल समीक्षा करता है, संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में किस स्तर पर बदलाव होते हैं और इससे संगठन को कितना बल मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की राजनीति की, लेकिन बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रकृति की। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टाइगर की मौतें थम नहीं रही है। बाघों के आपसी संघर्ष में जंगल में मौतें तो सुनी थी, मगर ट्रेन से कटकर भी अब बाघ जान गंवा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। भोपाल के पास बुधनी के मिड घाट पर जब 3 शावक ट्रेन की चपेट में आए तो उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, मगर 2 घायल बाघों को जिला प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन से जाकर रेस्क्यू कर उनको बचाया। घायल बाघों को जब भोपाल लाया गया तो मौके पर हमारे संवाददाता विवेक पांडे मौजूद थे। देखिए उनकी ये पूरी रिपोर्ट उस पर। ये मध्य प्रदेश है जिसे टाइगर स्टेट का तमगा मिला है और इस तमगे को बरकरार रखने के लिए प्रशासन जी जान लगा रहा है। बीते दिन सीहोर के बुधनी मिड घाट पर ट्रेन की टक्कर में एक बाघ की मौत हुई थी और 2 बाघ घायल हुए थे। अब वन विभाग की टीम ने उनका रेस्क्यू कर इलाज करने की ठानी। इसके लिए रेलवे की मदद ली गई। सीहोर कलेक्टर ने इसका पूरा जिम्मा उठाया और घायल शावकों के लिए एक डिब्बे की स्पेशल ट्रेन भी चलाई, जिसके जरिए घायल शावकों को इलाज के लिए भोपाल लाया गया।
मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि जब टाइगर के रेस्क्यू में रेलवे का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मिड घाट में कल ही ये टाइगर के शावक रन ओवर हुए थे ट्रेन से, अब उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेकर आया जा रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। और डॉक्टर्स 2 शावकों को फिलहाल रेस्क्यू करके लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वही शावक है जो कल मिड घाट बुधनी में रन ओवर हुए थे। रेलवे के साथ फॉरेस्ट के सामने चुनौती थी कि उस घाट के पास कैसे उन्हें रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वहाँ एक बाघिन का मूवमेंट था। उस बाघिन के मूवमेंट को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया वन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए कि इनको रेलवे के जरिए रेस्क्यू किया जाए। दोनों घायल शावकों को बुधनी से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लाया गया। अब शावकों का भोपाल में इलाज होगा। दरअसल राजधानी से 60 किलोमीटर दूर बुधनी मिडघाट रेलवे ट्रैक पर एक नर शावक की मौत हुई थी। घायल शावकों के इलाज के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम बुधनी पहुंची थी। टीम इलाज की तैयारी कर रही थी, तभी देर शाम एक बाघिन आ गई। ऐसे में डॉक्टर और वन विभाग की टीम को भागना पड़ा। बाघिन रात भर शावकों के पास बैठी रही थी। 10 साढ़े 10 बजे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर मतलब टाइगर की मौत हो गई है बुधनी घाट में। तो हमारे वन परिक्षेत्र बुधनी अंतर्गत बीट भीमखेड़ा कक्षा क्रमांक 628 में मृत शावक और 2 घायल अवस्था में पड़े हुए मिले हुए थे। और हमने रेस्क्यू टीम वन विहार को सूचना दी है कि हमारे ऐसी घटना हो गई है, आपको रेस्क्यू करना आना है। तो पूरी टीम रेस्क्यू के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे। 2 कर्मचारी रात भर शावकों पर बनाए रहे। जिस बाघ की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा और उनकी टीम ने बुधनी डिपो में किया। इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस मशक्कत के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश ने ये साबित कर दिया है कि क्यों प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। प्रदेश को सबसे पहले 2006 में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। फिर 2018 और 2022 में लगातार 2 बार टाइगर स्टेट बना। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश बाघों की मौत के आंकड़ों में भी अव्वल रहा है। ऐसे में अब प्रशासन बाघों की सुरक्षा को लेकर काफी जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि नीति आयोग का केंद्र सरकार ने पुनर्गठन कर दिया है। सबसे बड़े थिंक टैंक का हिस्सा बने हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पदेन सदस्य के तौर पर जोड़े गए हैं शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जारी की है यह अधिसूचना और एनडीए के कई नेताओं को भी मिली है थिंक टैंक में जगह। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नीति आयोग का केंद्र सरकार ने पुनर्गठन कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब नीति आयोग का गठन हो गया है। सबसे बड़े थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग का अब गठन हो गया है और बड़ी खबर यह है कि उसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जगह मिली है। पदेन सदस्य के तौर पर जोड़े गए हैं शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जारी हुई अधिसूचना, एनडीए के कई नेताओं को भी मिली है थिंक टैंक में जगह।